कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विवाह मंडप में बैठे दिव्यम ने अपने पास बैठी श्रीधिका की तरफ मुड़कर देखा। नज़र थम गई उस पर उसकी। प्यारी सी सुंदर सी लड़की जो उसकी पत्नी बनने वाली थी, और श्रीधिका उसकी तो अंतर मन में एक ऊर्जा का संचार हो रहा था। पास बैठे हुए दिव्यम को हर समय नज़रों में उतारने की चाहत रखने वाली आज उसकी तरफ नज़र उठाकर देख भी नहीं पा रही थी। विवाह शुरू हुआ। हर एक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की हर रस्म पूरी हुई। अब आप फेरों के लिए खड़े हो जाएं, पंडित जी बोले। निर्मला जी का इशारा पाकर चारों आगे बढ़ी। गठबंधन किया, फेरे शुरू हुए। अपने आगे चलते हुए दिव्यम को चलते देख श्री ने सुकून की आंखें बंद की। हर फेरे के साथ वो उसके साथ हर जन्म के लिए बढ़ती चली गई। फेरे पूरे होते ही पंडित जी बोले, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। चारू ने थाली आगे बढ़ाई। दिव्यम ने सिंदूर उठाकर श्रीधिका की मांग में 5 बार लगाया। उसके नाक पर गिरता हुआ सिंदूर उसके सौभाग्य को दर्शा रहा था। अब मंगलसूत्र पहनाए। उसने थाली से गोल्ड का मंगलसूत्र, जिस पर छोटा सा अनकट वाइट डायमंड से दिव्यम लिखा था, उसके गले में पहनाया। उसके हाथों के स्पर्श से श्री की पलकें ऊपर उठी और उसकी नज़र दिव्यम से जा मिली, जो उसका हुक बंद करने के लिए ध्यान दे रहा था। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप पति पत्नी हुए। सभी बड़ों के आशीर्वाद लें। दिव्यम ने आगे बढ़कर निर्मला जी के चरण स्पर्श कर लिए। ईश्वर दयाल के पैर छूने जैसे ही श्रीधिका आगे बढ़ी। रुको, तुम मेरी पत्नी हो। जिसका आशीर्वाद मिलना था मिल चुका है अब, और आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं। चलो अपने घर में जिसका आशीर्वाद लेना है लो, फिर चलो, मैं बहुत थक गया हूँ। उसकी ये बात सुनकर श्री ने हाँ में सिर हिलाया और उसका मूड देखते हुए अपने घर वालों की तरफ बढ़ गई। ईश्वर दयाल अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके पीछे निश्चय, नीला, अनंत भी चले गए। श्रीधिका के साथ उसने दिग्विजय और उसके माँ और पापा और उसके घर वालों का सम्मान रखा। ये देखकर श्रीधिका की नज़र में एक कदम और ऊपर उठ गया। परंपरा ने उसे गले से लगा लिया। शादी के बाद की कुछ रस्में करने के लिए निर्मला जी ने बाकी सबको रोक लिया। बड़ी माँ, मेरा अब कुछ काम है क्या? दिव्यम बोला। नहीं दिव्यम, बस श्री का ही काम है, निर्मला जी बोली। इतना सुनते ही दिव्यम ने अपना गठबंधन का साफा उतारा और श्री के हाथ में देते हुए बोला, जब रूम में आना तो ले आना। श्री की सांस ही रुक गई। ये कब से इतना फ्री हो गए मुझसे, वो मन ही मन सोच रही थी जब तक वो जा चुका था। ओहो, रूम इन ऑल दैट, नीलू इठलाते हुए बोली, जिस पर चारू पीहू बराबर ताल दे रही थी। वैसे भाभी सोच क्या रही हैं आप? पति परमेश्वर आपके ऐसे ही हैं। आगे आगे देखो होता है क्या? आदर्श वहीं पैर पसारते हुए बोला। तो मेरी श्री भी किसी से कम नहीं है, नीलू उसकी पीठ पर मारती हुई बोली। हाय, ऐसे ना छुआ करो, कुछ कुछ होता है मेरी जान। अपना ये घटिया डायलॉग कहीं और मारा करो नीलू, दांत पीसते हुए श्री बोली। अच्छा चलो, बहुत हुआ, श्री को उसके कमरे तक पहुंचा दो, वो बेचारी थक गई होगी, निर्मला जी अभिलाषा और भावना के साथ आती हुई बोली। परंपरा और नीलू ने चारू और पीहू से इशारे में पूछा, जिसके जवाब में उन्हें थम्स अप दिखाया। साथ में आदर्श ने, जिस पर वो दोनों हंस पड़ी। श्री उन सब की तरफ देख हंसमंजस में देखने लगी। उसके ऐसे देखने से नीलू हंसते हुए बोली, तेरी ही मदद कर रहे हैं बुद्धू, तेरा उनका रोम जो अब तेरा भी होगा, उसे सुहागरात के लिए तैयार किया है तेरी इन प्यारी नंदों ने और मैंने, हाँ इस ब्रदर ने भी, जिस पर आदर्श ने नीलू को बड़ी बड़ी आंखों से घूरा। चलो श्री, परंपरा प्यार से बोली, तो उसने हाँ में सिर हिलाया। एक एक कदम श्री दिव्यम के कमरे की तरफ बढ़ा रही थी। एक अजीब सी खुशी उसके दिल को आनंदित कर रही थी। एक सकुचाहट की क्या वो सब निभा लेगी, सोचते हुए रूम के दरवाजे तक आ गई। रूम को देखती हुई सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई।
दिव्यम ने रूम में आके अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर दिया था। बेड पर गीला तौलिया, सोफे पर पहनी हुई शेरवानी, अपनी टी शर्ट ढूंढने के चक्कर में आधी अलमारी के कपड़े बेड पर थे। कहने का मतलब पूरा कमरा युद्ध स्तर पर फैला हुआ था। हैप्पी सुहागरात श्री, नीलू शरारत से बोली। भाई ऐसे ही है भाभी, एक चीज़ ढूंढने के चक्कर में पूरा रायता फैला देंगे। कोई कहेगा इतने स्टाइलिश से दिखने वाले खड़ूस से दिव्यम भाई अपने रूम का कबाड़ खाना बनाने में नंबर 1 होंगे। पीहू बेड पर बैठते हुए बोली। उठ अब चल, भाभी की मदद कर, चारू उसको खींचते हुए बोली। ये सब समेटने में वो चली ही थी कि नीला जी खुद वहाँ आ गई। चारू पीहू अपने रूम में जाइए, हमें श्रीधिका से कुछ बात करनी है। पर माँ, हमने कहा ना जाइए। उनके जाने के बाद वो श्री से बोली, देखो श्री, अब दिव्यम तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज नहीं तो कल समझना ही है तो आज ही समझ लो बेटा, क्योंकि दिव्यम को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये फैसला तुम्हारा है तो तुम्हें दिव्यम को तो समझना ही पड़ेगा। चलिए परंपरा, श्री समझदार है, आपको अनंत बुला रहे हैं, बाकी रस्में अब सुबह होगी तब करवा दीजिएगा। परंपरा ने मुड़कर देखा, श्री ने अपनी पलकें झपका दी। परंपरा चली गई। चल, मुझे कोई काम नहीं है, मैं करवाती हूँ। नहीं नीलू, तू थक गई होगी, जाओ आराम करो, मैं कर लूँगी। पर श्री, मैं करवाती हूँ ना। नहीं, मैंने कहा ना मैं कर लूँगी, जाओ, वो उससे प्यार से बोली। ओके, ध्यान रखना, कोई ज़रूरत हो तो बताना। उसके जाते ही श्री ने उस रूम को ध्यान से देखा। पहली बार और आखिरी बार तभी इस रूम में आई थी जब वो यहाँ से जा रही थी। कितना मन दुखा था उसका। वैसे दिव्यम अगर अपनी चीज़ें फैलाए ना तो ये रूम सबसे सुंदर रूम है, वो सोचती हुई मुस्कुराई। चल श्री, लग जा काम पर, तेरी शादी अनोखी, तेरा पति अनोखा, तो उसकी शुरुआत अनोखी तो होगी ही। पहले नंबर उसने वो लहंगा उतारा, अपने बैग से एक हल्की जॉर्जेट रेड साड़ी निकाली, चेंज किया, गहने निकालकर बॉक्स में रखे। बस एक मंगलसूत्र पहने रही, कमर में साड़ी का पल्ला घुमाकर घुसेड़ा। लग गई काम पर। अलमारी से दिव्यांग के कपड़े सेट किए, अपने कपड़ों के लिए जगह बनाई, उसमें सब सेट किया। बेड सही किया, तौलिया सूखने के लिए डाला, सोफे से दिव्यम के कपड़े धुलने वाली बास्केट में डाले। बालकनी में झूले की तरफ बढ़ गई। वहाँ टेबल पर दिव्यम ने पेपर्स का अंबार लगा रखा था। रात का 1 बज चुका था। दिव्यम आया, उसने रूम का दरवाज़ा खोला, देखकर लगा किसी और ही रूम में आ गया है। सब सेट ऑर्गेनाइज्ड। उसने नज़र घुमाई थी, श्री लाल साड़ी पहने उस पर बिजलियाँ गिराने के लिए तैयार थी। उसके पेपर 1 बाय 1 रखते हुए मसरूफ साड़ी कमर में लपेटे, जिससे उसकी गोरी कमर दिख रही थी। कमर तक झूलते बाल, बिखरा हुआ सिंदूर बालों में, मेहंदी भरे हाथ, लाल चूड़ियाँ, पैरों में पायल बिछुए पहने, श्री पूरी तरह से दिव्यम के रंग में रंगी थी। उसका दिल धड़का, अजीब से एहसास पनपने लगे। क्या कर रही हो? आवाज़ सुनकर श्रीधिका पीछे मुड़ी। दिव्यम ब्लैक कलर की हाफ फोल्ड किए हुए शर्ट, नीचे ब्लू जीन्स, बिखरे बाल और वही दिलकश सी आंखें लिए दिव्यम खड़ा था। श्री उसे देखने लगी और सोचने लगी, ये सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका, और अब वो किसी को खुद छीनने नहीं देगी कभी भी। फिर बहरेपन के झटके आ गए। जो जवाब नहीं दे रही हो वो मैं रूम से ही कर रही थी। अच्छा, सुहाग रात वाले दिन सब रूम साफ करते हैं? मुझे तो कुछ और ही पता था, वो शरारत से बोला। एक बार फिर श्री को उसका इतना फ्री होना उससे आश्चर्य में डाल गया, क्योंकि इससे पहले कभी उसने कोई बात की ही नहीं उससे, यहाँ तक कि नाम तक नहीं लिया। उसके बाद उसकी कही गई बात से वो शर्म से लाल होने लगी। वो संभलते हुए बोली, खाना ले आऊँ आपके लिए? उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। पहली बार कोई उसके लिए खाने को पूछ रहा था। तुमने खाया? नहीं, जाओ ले आओ। श्री खाना ले आई। उसने अच्छे से गर्म खाना दिव्यम की प्लेट में लगाया। वो मोबाइल में कुछ मेल चेक कर रहा था। खाना रख दो, और तुम भी खा लो, भूख लगी होगी। श्री 2 मिनट उसे देखती रही, फिर उसने अपने हाथ से रोटी में सब्जी लगाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने खा लिया। वो खिलाती रही और खुद भी खाती रही। खाना हो जाने के बाद वो सीधा बेड पर जाके गिर गया।
श्री ने उसे देखा और हल्की स्माइल से बोली, सुनिए। दिव्यम ने आंखें खोली। यही तो कहती है वो उससे, सब उसके दिल के तार झंझना उठते हैं। उसने मुड़कर देखा। वो तुरंत बोली, उधर बढ़िए, मुझे भी सोना है। तुम मेरे साथ एक बेड शेयर करोगी? हाँ, आपकी वाइफ हूँ, आप मेरे हैं तो बेड भी तो मेरा हुआ ना, वो विश्वास से बोली। दिव्यम कभी कभी उसकी हाजिर जवाबी से हैरान हो जाता था। कितना विश्वास है उसे खुद पर। सोच लो, मुझसे मत कहना कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो। वो शरारत से बोला, पत्नी हूँ आपकी, जो होगा जायज़ होगा। मैं तो तब भी आपकी थी जब किसी की बेटी थी, बस इसलिए मर्यादा में थी। वो मर्यादा ईमानदारी से निभा दी। और अब आगे की बात पूरी करने से पहले श्रीधिका ने बढ़कर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। दिव्यम की पूरी बॉडी गर्म हो गई, पर वो अलग हट धीरे से बोली, अब आपकी पत्नी हूँ और अब आप मेरी मर्यादा हैं। सो जाइए। बोलकर श्री दूर हट गई। तो मिसेस श्रीधिका दिव्यम राणावत, उसके यूं अपने नाम के साथ उसका नाम लेने से श्रीधिका ने तुरंत पलकें उठाई। कितना पूरा लगा अपना नाम उसे। तो जिस दिन मैंने अपनी मर्यादा का उपयोग किया ना, सह नहीं पाओगी तुम, इसलिए मुझे छेड़ा मत करो, मुझे इंतज़ार रहेगा। इतना बोलकर श्री ने तकिया उठा लिया और दिव्यम की दूसरी साइड सो गई। दिव्यम ने गहरी सांस ली और दूसरी तरफ लेट गया। रात गुजरने लगी, एक बेमिसाल मोहब्बत के जोड़े की नई कहानी लिखने को। सुबह के 6 बजे हल्की हल्की बालकनी से आती हुई रोशनी जब श्री पर पड़ी तो उसने धीरे से आंखें खोली। तब उसे अपने ऊपर वजन महसूस हुआ। देखने पर पता चला दिव्यम आराम से आधे से ज़्यादा बेड कवर किए, उसके पेट पर हाथ रख के उसके गले में मुँह डाले हुए लेटा था। उसने धीरे से उसका हाथ उठाया और उठकर बैठी, बाल संभालते हुए वो धीरे से बोली, पूरा बेड कवर किया है, फिर भी मेरी ये छोटी सी जगह भी इन्हें चाहिए। उसने उस पर ध्यान दिया। घनी पलके से बंद आंख, बिखरे हुए बाल जो उसके माथे को ढक रहे थे, पूरी मासूमियत उतर आई थी दिव्यम के चेहरे पर। श्री ने झुककर उसके माथे को चूम लिया। रात की कही हुई उसकी बात जहन में चलने लगी। मुझे छेड़ा मत करो। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। जल्दी से उठकर वो नहाने चली गई। नहाकर पहनने के लिए एक शिफॉन की पिंक साड़ी निकाली। आईने के सामने खड़े होकर उसने चूड़ी मंगलसूत्र पहना, अपने गीले बालों को झटका जिसकी खुशबू दिव्यम की आंखों पर गिरी। उसने माथे पर बल डालकर आंखें खोल के देखा। गजब की सुंदर लग रही थी वो ऐसे ही नीच से भरी आंखों से उसे अपनी नज़रों में उतारता रहा। तभी वो जैसे ही पीछे मुड़ी, दिव्यम ने अपनी आंखें बंद कर ली। श्री ने मुड़ कर देख बेड की हालत पर गौर किया। सिर्फ दिव्यम को छोड़कर कुछ भी बेड पर नहीं था। उसने तकिया उठाकर रखा, चादर उठाकर दिव्यम को सही से उठाया। उसके माथे पर आए बाल सही किए ही थे कि दिव्यम को उसकी उंगलियों का ठंडा स्पर्श बेकरार कर गया। अगले ही पल श्री उसके नीचे और उसने उसी एक पल में उसके ऊपर आकर उसके होठों को लॉक कर दिया। 1 मिनट के लिए श्री बिल्कुल ब्लैंक हो गई, पर फिर उसके गर्म लबों की तपिश में उसकी पलकें बोझिल हो गई। दिव्यम उसके हाथों को पकड़कर बेड पे कस के प्रेस कर रहा था और उतनी ही शिद्दत से उसे किस भी कर रहा था। 10 मिनट बाद वो साइड में हटकर दोबारा पेट के बल लेट गया था। श्री अभी वो होश में आ ही रही थी कि दिव्यम की आवाज़ उसे सुनाई दी, बालकनी के पर्दे खींच देना, मैं अभी सोना चाहता हूँ। जी, अभी कर देती हूँ। श्री संभलते हुए उठी। लबों में उसकी चुभन महसूस सी हो रही थी। हया की लाली उसके गालों पर आ गई। वो पर्दे खींच कर नीचे चली गई। पूरा राणावत परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। उन्हें देखते हुए श्री किचन में चली गई। निर्मला जी सभी के नाश्ते के बारे में शेफ को समझा रही थी। उसने उनके पैर छू लिए। सदा सुहागन रहो श्री। बड़ी माँ, मेरा कोई काम हो तो बता दीजिए, और सॉरी आज थोड़ा देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ सब नाश्ता शुरू करने वाले हैं, तुम पहले सिर्फ खीर बना दो, बाकी सब शेफ बना लेंगे। श्री उसने खीर बनाना शुरू ही किया था कि पीछे से आवाज़ आई। परंपरा और नीलू उसे शरारत से देखते हुए खड़ी थी। तो मेरी प्यारी श्री, कैसी रही सुहागरात? जिस पर परंपरा एक्साइटेड होकर उसके पास आ गई। नीलू के इतना पूछते ही आज सुबह की दिव्यम की वो किस उसे याद आ गई।
पर फिर भी उसने पलट कर जवाब देते हुए कहा, दी, नीलू का तो समझ आता है, पर आप तो मुझसे बड़ी हो, शर्म नहीं आती अपनी छोटी बहन को तंग करते हुए? ओह हेलो, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसमें बस मज़ा लेना होता है, परंपरा हवा में हाथ उठाते हुए बोली। अच्छा, तो मेरी सुहाग रात बिल्कुल वैसी हुई जैसी आपकी और जीजू की हुई थी। वो मेरे पास आए, फिर गले लगाया, फिर कसकर गालों पर किस किया, फिर माथे पर, फिर होठों पर, फिर उन्होंने मुझे। बस 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 श्री, मैं समझ गई, परंपरा आश्चर्य से बोली। श्री, शर्म नहीं आती तुझे? कैसे साफ साफ बोल देती है। आपको आती है जो आप ऐसे सवाल करती हैं, जवाब तो वैसे ही दूंगी ना, वो खीर में ड्राई फ्रूट्स डालते हुए बोली। वाह भाभी, क्या बात है, आप तो रॉकी स्टार हो। किचन में उन सबको देखकर आदर्श, पीहू, चारू भी आ गए थे। आदर्श को देखकर नीलू ने बुरा सा मुंह बनाया। भाभी क्या बना रही हैं? खीर मुझे भी मिलेगी? बिल्कुल, सबके लिए बनी है। ठीक है भाभी, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा दे देना, शायद मीठा बोल दे, वरना तो शहर ही उगलते हैं, वो नीलू की तरफ देखते हुए बोला। तभी ईश्वर दयाल के बोलने की आवाज़ आई, नाश्ता सब टाइम से करें, बातों में समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग हट गए। परंपरा और श्री नाश्ता लगवाने बाहर आ गई। जैसे ही उसने नाश्ता लगवाना चाहा, ईश्वर दयाल ने उसे रोकते हुए कहा, आप सिर्फ अपने पति का ध्यान रखिए, बाकी हमारी मर्जी से आपकी शादी नहीं हुई है। आगे आप खुद बहुत समझदार हैं। वो उनकी बात सुनती रही, फिर कुछ सोचकर श्री दृढ़ता और आदर सहित बोली, नहीं दादाजी, उनकी पत्नी होने के साथ मैं आपके बेटे की बहू भी हूँ। भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनका अस्तित्व भी आपकी नज़रों में क्या मिट गया है? ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए मैं आपकी पोता बहू हूँ। आप माने या ना माने, उस नाते आपके सम्मान में मैं कोई कमी नहीं रखूँगी। इतना बोलकर श्री ने खीर की कटोरी उनकी तरफ बढ़ा दी। उसकी सटीक बात सुनकर निर्मला जी गर्व से भर उठी। निश्चय नीला और अनंत भी अवाक रह गए। ईश्वर दयाल ने खीर की कटोरी उठा ली। श्री ने एक मुस्कान निर्मला जी की तरफ देख कर की। बड़ी माँ, ये सुबह क्या खाते हैं? उसने निर्मला जी से किचन में पूछा। तुम ये सब महेंद्र से पूछ लो, क्योंकि दिव्यम की अतरंगी मांगे वही जानता है थोड़ा बहुत। महेंद्र, इधर आओ, भाभी को बताओ दिव्यम भैया के बारे में। जी भाभी, दिव्यम भैया सुबह कॉफ़ी पीते हैं, नाश्ता कभी करते हैं कभी नहीं। खाना का भी उनका ऐसा ही रहता है, बाकी रात को कभी टाइम से आते ही नहीं। उसकी बात सुनकर श्री ने सबसे पहले कॉफ़ी बनाई और ऊपर रूम की तरफ बढ़ गई। सुनिए, दिव्यम नींद में ही ये आवाज़ सुनकर समझ गया कि श्री आई है। उसने करवट बदल ली। श्री उधर जाकर बोली, सुनिए, उठिए, 10 बज चुका है। तो दिव्यम पैर से कम्बल ज़मीन पर गिराते हुए बोला, तो उठिए, मैं कॉफ़ी लाई हूँ आपके लिए। अच्छा, कॉफ़ी ठंडी नहीं हो जाएगी जब तक फ्रेश होकर मैं आऊँगा? वो बेड से उतरते हुए तकिया साथ में गिराते हुए बोला। श्री, दिव्यम जो फैलाता वो सब उठाकर रखते हुए उसकी बात का जवाब भी दे रही थी। तो मैं दूसरी बना कर ले आऊँगी। तो जाओ दूसरी बना लो, वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। श्री कुछ बोलने को हुई, तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो खुलकर मुस्कुराई, फिर सोचने लगी। उम्मीद ही कहाँ की थी उसने कि वो उससे कभी खुलकर बोलेगा भी, और आज वो उस पर हक दिखा रहा है। एक स्त्री का यही सुख है, जो अपने मन में दिल से उसे खुशी देता हो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं देखती, बस संतुष्ट हो जाती है। श्री जल्दी से नीचे आकर दूसरी कॉफ़ी बनाकर ले आई। तब तक वो बाथरूम से आ चुका था। उसने कॉफ़ी उसके सामने कर दी। कॉफ़ी की एक सिप लेकर वो बोला, कॉफ़ी अच्छा बना लेती हो? आपको पसंद आई? नाश्ता क्या बनाऊँ आपके लिए? शादी से पहले तुम अपनी कंपनी में अच्छा काम करती थी, तो अपनी यहाँ वाली ब्रांच तुम ज्वाइन कर सकती हो। मेरे चाय नाश्ते की टेंशन ना लो, आई विल मैनेज। उसके सवाल का जवाब ना देते हुए दिव्यम ने ये बात उसे समझाई। श्री ने नज़र घुमाकर एकटक उसे देखा, जो नहाने के लिए जा रहा था। वो अंदर जा पाता उससे पहले ही श्री पीछे से बोली, मेरी काबिलियत कहीं चली तो नहीं जाएगी? जब लगेगा कर लूँगी, अभी मैं सिर्फ आप पर ध्यान देना चाहती हूँ। उसने वैसे ही मुड़कर देखा और बोला, अच्छा तो फिर अच्छे से ध्यान दो, मैं नहाने जा रहा हूँ, कपड़े निकालो मेरे, और मैं नाश्ते में सिर्फ फ्रूट सलाद ही खाऊँगा, बना दो। और दरवाज़ा बंद कर दिया। श्री अवाक रह गई उसके तुरंत हाजिर जवाबी से।
अलमारी खोल कर जल्दी से कपड़े निकाले और नीचे जाके फ्रूट सलाद बना लाई। वापस ऊपर आने पर सिर्फ ट्राउज़र पहने उसका ही इंतज़ार कर रहा था दिव्यम। ऊपर कुछ नहीं पहना था, गीले बालों से पानी टपक रहा था। उसको ऐसे देख श्री का गला सूख गया। थूक गटक कर उसने उससे पूछा, आपने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने शर्ट निकाली थी आपकी। मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा, दिव्यम तबाक से बोला। क्यों, पसंद नहीं आई क्या? मैं दूसरी निकाल दूँ? मैं वो टी शर्ट पहनूंगा जो तुम मेरा चुरा कर ले गई थी, वापस लाओ। क्या? वो ज़ोर से बोले। हाँ, दिव्यम बोला, पर आपको कैसे पता? और भी बहुत कपड़े हैं आपके पास। और फिर ऑफिस टी शर्ट पहनकर कौन जाता है? वो घबराहट में बोलती चली गई। मैं पहनता हूँ, दिव्यम राणावत। और तुम? मिसेस रिधिका दिव्यम राणावत। तुम्हें क्या लगा तुम इतने सारे कपड़ों में से मेरी एक टी शर्ट चुरा लोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मुझे सब पता है, और वैसे भी वो मेरी फेवरेट टी शर्ट थी। अब लाओ। ये आप चुरा के ले गई थी मत कहिए ना, आप तो मिले नहीं तो टी शर्ट ही ले गई थी। क्या गलत किया? हाँ तो अब तो पूरा का पूरा हथिया लिया ना तुमने मुझे, बड़ी माँ को ब्लैकमेल करके। ये जो अलमारी है इसमें बहुत शर्ट और टी शर्ट है, वो सब भी। वो घूरते हुए बोला। पर मैं थोड़ी ना टी शर्ट पहनती हूँ। ये बात बोलकर वो अपने दांतों से होठ काटने लगी। दिव्यम उसे हाथ बांध के देखने लगा। श्री, जाओ टी शर्ट लाओ, मुझे देर हो रही है। श्री उसके साइड से निकलते हुए अलमारी तक गई और अपने कपड़ों के बीच से टी शर्ट निकाल कर लाकर उसे दे दी। उसने टी शर्ट पहनी, परफ्यूम लगाया, उंगलियों से बाल संभाले और सोफे पर बैठकर नाश्ता करने लगा। श्री ने साइड में बैठकर खीर की कटोरी बढ़ाई। उसके असमंजस से देखने पर वो बोली, आज मेरी पहली रसोई थी। दिव्यम खीर लेकर खाना शुरू किया। कैसी बनी है? बहुत अच्छी। वो खिल उठी और सोचने लगी, कौन कहता है ये अपने लिए जीते हैं? दूसरों की भावनाओं की कद्र करना इन्हें भी आता है। श्री, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, यहाँ से फैक्ट्री जाना होगा, आज तो लेट हो जाएगा। खाना खा लेना तुम। इतना कहकर वो चल दिया। दरवाजे तक पहुँचा ही था कि श्री पीछे से बोली, सुनिए। उसने सुनकर आंखें बंद कर ली। पीछे मुड़कर देखा। वो चलकर उसके पास आई, उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। जल्दी आ जाइएगा, खाना टाइम से खाना चाहिए। वो पलटकर बोला, कोशिश करूँगा। दिव्यम के जाने के बाद वो नीचे आ गई। निर्मला जी कुछ बात करने लगी। बाकी सब ऑफिस जा चुके थे। ईश्वर दयाल स्टडी रूम में थे। तभी स्नेह दंदनाती हुई अंदर आई। माँ, मुझे बाबा साहब से मिलने हैं। श्रीधिका ने झुककर उनके पैर छूने चाहे पर वो पीछे हट गए। तब तक स्टडी रूम से ईश्वर दयाल बाहर आ गए। श्री साइड में खड़ी हो गई। स्नेह उनको देखकर बोली, बाबा साहब समझा दीजिए दिव्यम को, जो ज़मीन अभिनव लेना चाहता है वो ही ज़मीन उसे क्यों चाहिए? पिछले महीने ही कितने जतन से वो ज़मीन उसे मिली थी जो उसके नए मॉल के लिए परफेक्ट था। या फिर मेरे बेटे की पसंद की चीज़ों पर हक जमाना उसकी आदत हो चुकी है। तभी श्री को याद आया, कल दिव्यम के पेपर समेटने के टाइम एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की फाइल उसने देखी थी जो कि पिछले साल पर रजिस्टर्ड थी और दिव्यम उसे खरीद चुका था। बस एक बार उसका रजिस्ट्रेशन होना बाकी था। कहीं आप विकास रोड की ज़मीन की बात तो नहीं कर रही बुआ जी? क्या बात है श्रीधिका, एक ही दिन में तुम इतना जान गई? स्नेह जलबलाते हुए बोली। जी बुआ जी, अब पति हैं वो मेरे तो जानना तो पड़ेगा। वैसे आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं बुआ जी। वो ज़मीन मेरे पति ने पिछले साल ही खरीद ली थी जो देवर जी ने पिछले महीने देखी। देखा आपने बाबा साहब, इसकी ज़बान तो देखो। पहले इसके पति ने मेरे बेटे को नीचा दिखाया, अब ये वो काम कर रही है। मेरे पति ने किसी को नीचा नहीं दिखाया बुआ साहब, मैं खुद उनसे शादी करना चाहती थी। उन्होंने मेरा मान बढ़ाया सबके सामने ये बोलकर कि उन्हें मुझसे शादी करनी है। ये उनके संस्कार हैं, एक औरत की मान मर्यादा रखने की। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली। फिर बोली, देखिए बुआ जी, मेरा इरादा आपका निरादर करना नहीं है। अभिनव अच्छा लड़का है पर मैंने उसे कभी शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने जब देखा सिर्फ अपने पति को ही उस नज़र से देखा, इसलिए मेरे पति पर इल्ज़ाम ना लगाइए। महेंद्र भैया जाइए ऊपर से टेबल पर रखी फाइल ले आइए प्लीज़। जी भाभी। महेंद्र दौड़कर फाइल ले आया। श्री ने वो फाइल सबके सामने रख दी।
सब साफ हो गया। स्नेह कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही ईश्वर दयाल बोले, बस स्नेह, अगर वो ज़मीन दिव्यम पहले ही खरीद चुका है तो इस पर बहस बेकार है। अभिनव से कहो कोई और ज़मीन देखे। पहली बार ईश्वर दयाल दोनों पक्ष सुनकर फैसला ले रहे थे। निर्मला जी संतुष्ट हुई। स्नेह चुप हो गई और उसके साथ दरवाजे पर खड़े नीला निश्चय के चेहरे का रंग उड़ गया। बरसों से बनाई की इमारत जिस पर सिर्फ अनंत का नाम लिखा था, उसमें पहले दिन से ही श्री ने दरारें डाल दी थी। पर उन्हें नहीं पता था श्रीधि का वो आग है जिसका हथियार उसका प्रेम, उसकी इच्छा शक्ति है, जिसके दम पर वो दिव्यम को जीत चुकी है तो फिर उसे जीतने के बाद अब बहुत कुछ कर सकती है। ऐसे ही उनकी शादी को 1 हफ्ता बीत गया। उस दिन के बाद श्री सबकी नज़रों में आ चुकी थी। कुछ हद तक श्री भी सब समझने लगी थी और दिव्यम उसके तो कुछ कहने ही क्या। श्री पूरा टाइम जब तक दिव्यम घर में रहता उसका कुछ ना कुछ करती ही रहती। कहते हैं पत्नी के कई रूप होते हैं, माँ, दोस्त, प्रेमिका, तो दिव्यम उसके हर रूप को निखारने का काम कर रहा था या फिर अपनी ज़िंदगी के हर खालीपन को अनजाने में श्री से भर रहा था। आज श्री सुबह से पहले मंदिर गई, उसके बाद दिव्यम का खाना बनाकर पैक करके भेजा। कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट जिनको वो लीड कर रही थी उसकी डिटेल उसने परम को मेल की। फिर दिव्यम का रात का खाना बनाया। थक कर वो सोफे पर आंखें बंद करके लेट गई। रात का 10 बज चुका था। दिव्यम आजकल जल्दी आने की कोशिश करता पर फिर भी इतना टाइम लग ही जाता। उसने रूम का दरवाज़ा खोला। श्री सामने सोफे पर दिखाई दी। थकावट ज़रूर उसके चेहरे पर थी पर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिव्यम ने चाबी टेबल पर रखी। आहट से श्री की आंख खुली। आप आ गए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। तब तक वो सोफे पर बैठ चुका था। उसने सामने खड़ी हुई अपनी सुंदर सी बीवी को देखा। अजीब सी मदहोशी उस पर हावी हुई। उसने झटके से उसे अपने पास खींचा। श्री तुरंत उसकी बाहों में आ गई। दिव्यम ने उसे करीब कर उसके गले पर अपने लब रख दिए। दिन भर की थकी श्री ने सुकून से आंखें बंद कर ली। दिव्यम बेतहाशा उसके गले को चूमने लगा। श्री ने अपना हाथ उसके बालों में रख दिया। उसके लबों की हरकत वो महसूस कर रही थी जो उसे मदहोश कर रही थी। धीरे धीरे उसने वहीं सोफे पर उसे लिटा दिया और फिर श्री के ऊपर आ गया। थोड़ी देर तक श्री उसके लबों की हरकतों को अपने गले से लेकर कंधे तक महसूस करती रही। मदहोशी में कभी कभी वो उसे बाइट भी करने लगा था जिससे वो एकदम सिसक जाती। सुनिए सुनिए ना। वो अपना काम जारी रखते हुए बोला, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। इतना सुनना था। दिव्यम ने चुचला कर अपने अधरों से उसका मुंह बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब श्री की सांस फूलने लगी थी फिर वो वापस उसके गले पर आ गया। थोड़ी देर बाद श्री को उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। नीचे सर करके देखा तो वो सो चुका था। वैसे ही इन दिनों उसके ऊपर फैक्ट्री और ऑफिस दोनों के काम थे। अक्सर वो ऐसे ही सो जाता बिना खाना खाए, इसलिए श्री की कोशिश यही रहती कि वो खाना खा ले। श्री ने संभाल कर नीचे सरकते हुए उसे बड़े से सोफे पर खुद को वैसे ही सेटल कर लिया और आंखें बंद कर दी। सुबह की किरणें सीधे श्री के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें खोल कर दिव्यम को देखा। 7 बज चुका था। इतनी देर हो गई, वो खुद में बोली। जैसे ही उठने को हुई दिव्यम अब भी वैसे ही उसके ऊपर सोया था। उसने धीरे से एक तरफ टर्न होकर उसे आराम से सोफे पर लिटा दिया। ध्यान से उसके चेहरे को देखा। कितना खूबसूरत लगता है वो सुबह के वक्त। रोज वो ऐसे ही ऊट पटांग उसके ऊपर लेटा रहता, तब तक वो शांत रहता। उठते ही बच्चों की तरह उसकी नाक में दम कर देता। कौन कहेगा कि ये वही दिव्यम है जिसे बाहर सब खड़ूस अकड़ू बोलते हैं। उसने तो उसका और ही रूप देखा है। श्री ने उसके माथे पर किस करके नहाने चली गई। बाथरूम में नहाते टाइम उसके नज़र अपने गले पर गए। गहरे नीले रंग के निशान कई जगह बन चुके थे। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें टच किया। खुद को पूरा समझती है जब दिव्यम उसे अपने करीब करता है, उसे अपने होठों से छूता है। भले ही कदम उसके तरफ उसके धीरे धीरे बढ़ रहे हों, पर श्री को उससे कोई शिकायत नहीं। उसका प्रेम उन सब बातों से परे है, खुद में संपूर्ण है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।
तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।